हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान और यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र की जो सामान्य भूगोल है उसमें अब हमारा चला है वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व का भूगोल। तो दूसरी चीज़ गाइस, हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं जो कि है ब्रह्मांड। आज हम उसका करेंगे पार्ट 5 और 6 यानी कि शुक्र ग्रह और पृथ्वी ग्रह के बारे में। चलिए हम लोग इंडेक्स देखेंगे, देन आगे बढ़ेंगे। तो गाइस देखिए, यहाँ से हमने जो स्टार्ट किया है, कहाँ से किया है, यहाँ से ब्रह्मांड से हमने स्टार्ट कर लिया है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट हम कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे शुक्र ग्रह की और पृथ्वी की बात करेंगे। शुक्र ग्रह तो छोटा सा है, पृथ्वी थोड़ा सा बड़ा है। इन दोनों की बात करेंगे हम इस वीडियो में। और गाइस देखिए, आप दोनों साइड जो है ना सिलेबस देखते हुए चल सकते हैं कि हमें क्या क्या जो चैप्टर है इस बुक में वो कंप्लीट करने हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा चैप्टर्स हैं, बहुत थोड़ी सी मोटी बुक है। चलिए तो गाइस, अगर आपको ना वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम देख रहा है मेरी वीडियो और पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, फिर क्या करते हैं ना, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा चैप्टर हम बात करेंगे ग्रहों की बात चले तो शुक्र ग्रह की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, थोड़ा सा इसे जूम करते हैं हम लोग। ठीक है, तो शुक्र यानी कि शुक्र को बोलते हैं वीनस। वीनस जो है आपका, देखिए ये क्या होता है, एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ कि पृथ्वी की इसको जुड़वा बहन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि सिस्टर प्लैनेट कहा जाता है। और दूसरा, शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह होता है। और मतलब अभी तक हमने 2 पॉइंट देख लिए, एक ये पृथ्वी की जुड़वा बहन, एक सबसे चमकीला ग्रह, दूसरा पॉइंट। फिर शुक्र ग्रह को क्या बोलते हैं हम, भोर का तारा या फिर हम बोलते हैं साय का तारा, यानी कि मॉर्निंग स्टार या फिर हम बोलते हैं इवनिंग स्टार। ये हो गया थर्ड पॉइंट। ठीक है, यानी कि ये क्या है गाइज, आपको ना जब सुबह होने वाली होती है यानी कि सूरज निकलने वाला था उससे पहले और शाम होने के बाद मतलब ये दिखता है। ठीक है, उसके बाद ये है लिखा है कि सूर्य से के शुक्र ग्रह ओके, यहाँ है सूर्य से शुक्र ग्रह की दूरी लगभग कितनी है, 108 मिलियन किलोमीटर। तो गाइस, शुक्र ग्रह सूर्य से है कितना दूर, सूर्य से सेकंड ग्रह यही है। ठीक है, यानी कि हम क्या लिखते हैं, SUN MJ यानी कि माइकल जैक्सन, और EVM सन MJ EVM। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होता है आपका सन, सूरज। तो सबसे पहले आता है मरकरी, दूसरा आता है वीनस यानी कि शुक्र ग्रह। तो ये दूसरा ग्रह है, तो सूर्य से दूसरा ग्रह है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ शुक्र जो है सूर्य के चारों ओर लगभग जो परिक्रमा करता है सूर्य की, वो कितने दिन में करता है, तो वो करता है 225 डेज में करता है। यानी ये सन है तो शुक्र को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, 225 दिन लगते हैं। ठीक है, अब लिखा है वर्तमान समय में सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, वो हो गया शुक्र। और इसका जो औसत तापमान है वो है 737 केल्विन या फिर हम कह सकते हैं 464 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह हो गया, सूर्य से सेकंड नंबर पे होता है गैस। और पृथ्वी की जुड़वा बहन इसको कहा गया है, इसे मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार कहा गया है। एक चक्कर सूर्य का लगाने में 225 डेज लगते हैं। और इसे ये क्या है, सर्वाधिक गर्म कौन सा ग्रह है, शुक्र ग्रह है। ठीक है, उसका टेम्परेचर भी यहाँ दे रखा है 464 डिग्री सेल्सियस। अब लिखा है शुक्र ग्रहों की सामान्य दिशा के विपरीत सूर्य के पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमा करता है, सॉरी सूर्य का। ठीक है, तो जैसे सपोज कि ये सन है तो ये इस तरह से परिक्रमा कर रहे हैं सारे ग्रह। ठीक है, तो सूर्य जो है उसका ऑपोजिट यानी पूर्व से पश्चिम दिशा में क्या है, परिक्रमा करता है। सारे ग्रह सारे नहीं, एक्चुअली 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमा करते हैं और बाकी के जो आपके 6 ग्रह हैं वो आपका पश्चिम से पूर्व की दिशा में करते हैं। तो आपका जो पहला ग्रह कौन सा है जो आपका पूर्व से पश्चिम दिशा में करता है, वो है शुक्र। और दूसरा हम जब आएगा तो हम देख लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल शनि है। अब लिखा है शुक्र ग्रह पर जो है वायुमंडल के प्रमाण उपलब्ध, मतलब इसमें कहा गया है कि इसमें वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर है। ओके, ऐसा प्रमाण उपलब्ध है हमारे पास। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में मुख्यतः क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का संकेंद्रण और तापमान जो है आपका 400 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। तो अभी हम टेम्परेचर वैसे भी हम देख चुके हैं 464, तो इसलिए 400 से ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिलेगी। ठीक है, अब लिखा है इस कारण क्या है कि शुक्र पर प्रेशर कुकर की दशा उत्पन्न होती है। मतलब प्रेशर कुकर में देखिए तापमान बहुत ज़्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको कैसा लगेगा, प्रेशर कुकर की तरह लगेगा। तो गाइस, ये भी एक आपका क्वेश्चन बन सकता है कि वो ग्रह जो जहाँ पर दशाएं हैं किसकी तरह, प्रेशर कुकर की तरह, तो वो हो गया आपका सेकंड वाला यानी कि शुक्र ग्रह। अब लिखा है उपयुक्त कारणों से
शुक्र पर जीवन की संभावनाएं जो है कम है। अब भैया आप प्रेशर कुकर में देखिए कोई भी नहीं रह सकता, एक चीज़। दूसरा इसने कहा कि वायुमंडल है, चलो कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरी चीज़ नहीं रह सकते। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं रह सकते, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं। अब यहाँ लिखा है कि बुध के समान जो है शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है, यानी कि जब हमने देखा था यहाँ पे था SUN, यहाँ पे था SUN सन, फिर यहाँ था हमारा माइकल जैक्सन और EVM, ठीक है। तो हमने देखा जो हमारा मरकरी था यानी कि बुध ग्रह था, वहाँ पे भी कोई सैटेलाइट यानी कि उपग्रह नहीं था इसका। और यहाँ पे अब सेकंड हमारा है वीनस, वीनस पे भी कोई उपग्रह नहीं है। क्या हमारे पास अर्थ पे कोई उपग्रह है यानी कि सैटेलाइट है अर्थ का? यस है, एक है। क्या नाम है उसका? चंद्रमा, ठीक है। बट मरकरी और वीनस का नहीं है, यानी कि बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। ओके, यही लिखा है बुध के समान शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। अब लिखा है कि यहाँ लिखा है मैगलन अंतरिक्ष यान को रडार मैपिंग मिशन के तहत शुक्र ग्रह पर 1989 में भेजा गया था। मतलब किसको भेजा गया था, कौन सा यान? मैगलन अंतरिक्ष यान को रडार मैपिंग मशीन के तहत, ठीक है। कहाँ भेजा गया था? शुक्र ग्रह पे भेजा गया था। कब भेजा गया था? 1989 में भेजा गया था, ठीक है। ये याद रख लेगा, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। तो इसने शुक्र के चारों ओर जो है वर्ष 1990 से लेकर 94 तक क्या चक्कर लगाया। मतलब लाइक वो उपग्रह जो ये यान है, ये शुक्र ग्रह है, इसके चारों ओर चक्कर लगाता गया 1990 से लेकर 94 तक। इसका नामकरण 6वीं शताब्दी के पुर्तगाली खोजकर्ता, क्या नाम है इनका? फेर्डिनेंड मैगलन के नाम पे रखा गया, ठीक है, इस यान का नाम। तो गाइस इंपॉर्टेंट क्यों है ये? क्योंकि ये सिर्फ एक आपको ऐसा नाम मिलता है शुक्र के लिए, ये, ठीक है। तो मैगलन अंतरिक्ष यान और किसके नाम पर रखा गया है? फर्डिनेंड मैगलन के नाम पे रखा गया है। ये कहाँ के थे? पुर्तगाल के थे। और ये इसने शुक्र का चक्कर लगाया 1990 से लेकर 94 तक। कब भेजा गया? 1989 में भेजा गया, 90 तक पहुंचा होगा, ठीक है, उसके कक्षा में पहुंच गया होगा और चक्कर लगाने लगा होगा। तो ये हो गई कहानी खत्म। आइए क्वेश्चन भी देख लें। तो यहाँ लिखा सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह, अभी हमने देखा था शुक्र ग्रह था, ठीक है गाइस। यहाँ पे देखिए टेम्परेचर भी है 464 डिग्री सेल्सियस। फिर लिखा इवनिंग स्टार किसको कहा जाता है? शुक्र को। और मॉर्निंग स्टार किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। यानी कि हिंदी में बोलते हैं हम उसे सुबह का तारा और भोर का तारा, राइट। तो सुबह अथवा भोर, मतलब सुबह भी भोर ही होती है, ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ है। और सायंकाल का तारा यानी कि इवनिंग स्टार, दोनों शुक्र हैं। अब इसने कहा कि जैसे मंगल है, मंगल को हम क्या बोलते हैं? लाल ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि शनि छल्ले से युक्त है। मतलब ये बाकी के ऑप्शन की बात कर रहा है। चलिए सब तो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। देखा निम्नलिखित में से किस एक को जो है भोर का तारा कहा जाता है? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। चलिए आपको आता ही होगा। तो गाइस इसमें क्या नया है? फिलहाल तो कुछ नया नहीं है। देखिए इसको हम भोर का तारा बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार बोलते हैं, सुबह का तारा बोलते हैं, या सांझ का तारा बोलते हैं, सायंकाल का तारा बोल सकते हैं, इवनिंग स्टार बोल सकते हैं। शुक्र जो है सूर्य से दूसरे नंबर पे मिलता है आपको। अब देखिए क्या है, रात्रि में आकाश में सबसे चमकीला जो है प्राकृतिक ग्रह है। मतलब इसने कहानी थोड़ी अलग तरीके से लिख दी, बट शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है, ये बोला है। अब लिखा है समान आकार और द्रव्यमान के कारण इसे जो है पृथ्वी की, देखिए पृथ्वी की हमने कहा जुड़वा बहन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसका आकार पृथ्वी के ऑलमोस्ट बराबर है और इसका द्रव्यमान जो है पृथ्वी के ऑलमोस्ट बराबर है, ठीक है, तो इसीलिए कहा है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ लिखा है शुक्र यानी कि वीनस ग्रह पर जो है मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभव है। बिल्कुल असंभव है। क्यों? क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आपको यहाँ के वायुमंडल में मिलेगी, प्रेशर कुकर की तरह ये चलता है, प्रेशर कुकर, ठीक है। अब लिखा है, तो मतलब पहला सही है, राइट। अब लिखा है शुक्र में के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर जो है बहुत अधिक है, उच्च स्तर है, बिल्कुल ठीक है। तो गाइस ये बात तो बिल्कुल ही ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे जीवन संभव नहीं है, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। ये हो गया आंसर आपका। चलिए तो क्या गाइस इसे पढ़ने की ज़रूरत है? नहीं, इसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब हम पढ़ के आए हैं और अगर आपको पढ़ना है तो आप एक बार पढ़ सकते हैं, उसमें कुछ भी नया नहीं है। अब लिखा है पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो हम सब जानते हैं बी आंसर है, यानी कि शुक्र ग्रह है। तो इसमें कुछ भी नया आपको नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है मैगलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह हेतु भेजा गया था? तो ये शुक्र ग्रह हेतु 1989 में भेजा गया था और 1990 से लेकर 1994 तक उसने उसके चक्कर लगाए, ठीक है। ये तो हो गया ख़त्म। तो गाइस ये देखिए एक चैप्टर यानी एक पार्ट खत्म हो गया, यानी हमें शुक्र ग्रह कर लिया। अब हम बात करेंगे पृथ्वी की, हमारी प्यारी पृथ्वी। ओके चलिए आ जाते हैं पृथ्वी पे। तो पृथ्वी को इंग्लिश में बोलते हैं अर्थ। सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरे नंबर पे। चलिए फिर से देखते हैं। यहाँ पे हमने बनाया सन, और यहाँ हमने लिखा SUN सन, यहाँ लिखा हमने MJ यानी कि माइकल जैक्सन, और यहाँ लिखा EVM, ठीक है। EVM पता होगा गाइस क्या होता है, ठीक है। अब हमने मरकरी पढ़ लिया यानी कि बुध ग्रह पढ़ लिया, वीनस पढ़ लिया यानी कि शुक्र अभी जो पढ़ा था वो। अब हम बात करेंगे थर्ड नंबर पे आता है
है अर्थ यानी कि पृथ्वी। तो इसने यही लिखा है कि जो पृथ्वी से जो है, सूर्य से जो है पृथ्वी जो है तीसरा ग्रह है, ठीक है। और सभी ग्रहों में आकार की दृष्टि से 5वें नंबर पे आती है। तो गाइस जब हमने पहला ये दूसरा चैप्टर किया था, आई थिंक दूसरा पार्ट किया था सौरमंडल, तो हमने क्या देखा था कि जब हम आकार की बात करते हैं तो हमने देखिए कैसे लिखते थे हम, SUN सन, यहाँ लिख दिया MJ और EVM इस तरह से ग्रह होते थे। तो हमने कहा फर्स्ट नंबर पे आकार में ये आता है, सेकंड नंबर पे ये आता है, थर्ड नंबर पे ये आता है, फोर्थ नंबर पे ये आता है। अब यहाँ पे फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ इस तरह से हमने लिखा। तो ये फिफ्थ नंबर पे कौन सा आता है, ई आता है, ई से होता है अर्थ, राइट। तो ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, तो इसने लिखा है सभी ग्रहों में जो है आकार की दृष्टि से पांचवा सबसे बड़ा ग्रह क्या हो गया, अर्थ। अब इसमें लिखा है यह शुक्र और मंगल ग्रह के मध्य में स्थित है, बिल्कुल हमने देखा भी, हमने लिखा MJ और यहाँ हमने लिखा था EVM। तो ये हमारा ये ई यानी कि अर्थ। तो ये है वीनस यानी कि शुक्र ग्रह, ठीक है, और ये है मार्स यानी कि मंगल, ठीक है। तो यानी कि शुक्र और मंगल के मध्य में, तो बिल्कुल शुक्र और मंगल के मध्य में पृथ्वी पर जीवन इस पर पाई जाने वाली परिस्थितियों के कारण है। मतलब इस पर जो भी परिस्थितियाँ पारिस्थितिकी के कारण यहाँ पे क्या आपको मिलेगा, जीवन। तो पारिस्थितिकी के कारण पृथ्वी ग्रह को क्या बोलते हैं हम, ग्रीन प्लैनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रीन प्लैनेट। मंगल को रेड प्लैनेट बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन प्लैनेट बोलते हैं पृथ्वी को। अब ये एक यूनानी दार्शनिक थे जिनका नाम क्या है, अरस्तु। अरस्तु ने अपनी पुस्तक, उनकी एक पुस्तक थी ऑन द हेवंस के द्वितीय खंड यानी कि जो सेकंड एडिशन आया होगा उसके 14वें अध्याय में स्पष्ट उल्लेख किया है कि पृथ्वी गोलाकार है, यानी कि क्या है, स्फेरिकल है। मतलब कहानी यह है कि अरस्तु देखिए कहानी यह है कि यूनानी दार्शनिक थे अरस्तु, उनकी एक बुक आई ऑन द हेवन, तो उसमें उन्होंने क्या बोला, 14 चैप्टर में उन्होंने कहा कि जो पृथ्वी है वो गोलाकार है। परंतु सर्वमान्य है कि पृथ्वी की आकृति जो है आपकी कैसी है, लद्वक्ष गोलाभ के सर्वाधिक निकट है। तो इस आकृति को हम क्या बोलते हैं, जियोड बोलते हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे ये खतरनाक सा जो है ना गुलाब यानी कि लद्वक्ष गुलाब, चलिए ये कुछ नया आपने पहली बार सुना होगा, इसको रट लेना, ठीक है। उसके बाद हम इसी को हम बोलते हैं जियोइड, यानी कि कुछ पृथ्वी ना गोल ये होता है और पृथ्वी थोड़ी सी ना ये ज़्यादा चपटी हो गई। तो गाइस गोल ये होता है, पृथ्वी ऐसे नहीं है, थोड़ी सी ऐसे ऐसे मान लो, यानी कि ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है। कैसी है, ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी, ऐसा। ये इसको हम एग्जैक्टली गोल नहीं बोलते, तो इसको हम बोलते हैं जियोइड कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है झुकी हुई है, कितनी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। 23.5 डिग्री झुके होने का मतलब लाइक इसका जो अक्ष, जो इसका ये है ना अक्ष, वो ऐसा होना चाहिए, जबकि ये गाइस ऐसा है नहीं। कैसा है फिर, थोड़ा ऐसा है, ओ थोड़ा गड़बड़ हो गया, चलिए फिर से बनाते हैं। तो थोड़ा सा ऐसा है होना, फिर गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। तो गाइस होना कुछ सीधा चाहिए था, लेकिन है कुछ ऐसा, यानी कि जो ये कोण बन रहा है ना, इसके और इसके बीच का कोण वो कितना है हमारे पास, 23.5 डिग्री। तो अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी कितना टाइम लेती है, 24 घंटे का समय लेती है। 24 घंटे में देखो 12 घंटे सुबह और 12 घंटे शाम और रात वाली बात होती है, मतलब दिन और रात वाली बात होती है। हालांकि इतना दिन इतनी रात होती नहीं है, लेकिन 24 घंटे की हम बात करें या अक्ष पर, यानी कि जो पृथ्वी है ना ये यहाँ पे है, ठीक है, ऐसे इस तरह से। तो ये यहाँ पे सपोज है, तो ये एक बार ऐसे पूरा घूमने में कितना टाइम लगाती है, 24 घंटे। अपने अक्ष के सहारे पृथ्वी का घूर्णन, हम इसको क्या बोलते हैं, अपने अक्ष, मतलब जो अपने अक्ष पर पृथ्वी घूम जाती है ना, उसको हम बोलते हैं परिभ्रमण। देखिए दो चीज़ आएंगी कहीं यहाँ पे, एक होगा परिक्रमण, एक होगा परिक्रमण, ठीक है। इन दोनों में कभी कंफ्यूज मत होइएगा। एक हो गया परिक्रमण, एक होता है परिभ्रमण। तो परिक्रमण जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, परिभ्रमण जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है, ठीक है। मतलब कि आप खड़े हो गए और एक चक्कर घूम गए ऐसे आप, ठीक है। तो ये हो गया आपका परिभ्रमण, और सूर्य के चारों तरफ घूम जाए तो परिक्रमण हो गया। देखिए परिभ्रमण के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। 24 घंटे होते ना गाइस, 24 घंटे में लगाती है तो हम दिन 12 घंटे का मान लेते हैं, रात 12 घंटे की मान लेते हैं। तो परिभ्रमण की वजह से दिन रात होते हैं। अब लिखा इसका सीधा अर्थ ये है कि जो भाग सूर्य की ओर पड़ता है उस पर क्या होता है, दिन होता है, और जो भाग सूर्य से पीछे होता है उस पर क्या होता है, रात होती है। मतलब लाइक ये है आपका SUN सन और ये है आपका EARTH अर्थ है ये, ठीक है। अब देखिए अब सूर्य से जो है प्रकाश कहाँ पड़ेगा, यहाँ इतने में पड़ेगा, राइट, यहाँ पे पड़ेगा। तो ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट जो होता है ना गाइस, इस पे होता है दिन, और ये हो गया पीछे, ये साइड होगी पीछे की, तो यहाँ हो जाता है आपका रात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो
इसमें लिखा है पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव, मतलब जो हमने कहा था ना पृथ्वी झुकी होती है, पृथ्वी क्या होती है, थोड़ी सी झुकी होती है, कितनी 23.5 डिग्री। और जो ये परिक्रमण गति के कारण क्या है, मौसम परिवर्तन होते हैं। देखिए जो मौसम परिवर्तन होते हैं ना कि जो ये आपकी ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु और जो ये शीत ऋतु आती है, जो भी आती है, ये तीनों ऋतुएं जो आती हैं, ये मौसम जो होते हैं आपके, और गर्मी ठंडी वाले मौसम जो होते हैं, वो किस कारण से होती है। एक तो ये झुकी हुई है, इस वजह से आप कह सकते हैं। दूसरा ये जो परिक्रमण करती है, यानी कि सूरज के चारों तरफ जो घूमती है, उसकी वजह से भी दिन और रात, दिन रात नहीं गाइस, क्या होता है, मौसम बदलता है। ठीक है, यानी कि अब फिर से देख लेते हैं। तो दिन और रात परिभ्रमण की वजह से, यानी कि पृथ्वी अपनी चारों तरफ घूम रही है, मतलब अपने अक्ष के चारों तरफ घूम रही है, तो दिन रात हो रहे हैं। लेकिन अगर वो सूरज के चारों तरफ घूम रही है और अपने ही अक्ष पर झुकी हुई है, उसकी वजह से मौसम में परिवर्तन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपनी धुरी पर चक्कर लगाता है, मतलब इसने कहा कि ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। फिर लिखा है इसकी दोनों ही समय अवधियां लगभग समान है। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या है, जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं, और चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में भी अप्रॉक्स 24 घंटे लगते हैं। ठीक है, बराबर ही टाइम लगता है। तो इस वजह से क्या होता है ना गाइस, हमको लगता है कि यार चंद्रमा तो बिल्कुल ही जहाँ पे है वहीं पे है, चलिए ज़्यादा मूव नहीं कर रहा, हमें ऐसा लगता है। अब लिखा है कि जो चंद्रमा है पृथ्वी के, ओके ये हो गया। फिर हमने लिखा है कि यहाँ पे क्या लिखा है, लिखो हाँ, अब यहाँ लिखा है कि 21 मार्च व 23 सितंबर की तिथियों को सूर्य दोनों बार विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। चलिए इसे पहले समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये है गाइस पृथ्वी, ये है हमारी प्यारी पृथ्वी, राइट। ये हो गई आपकी बीच वाली लाइन होती है भूमध्य रेखा, यानी कि 0 डिग्री, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं। 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ हम इसको बोलते हैं कर्क रेखा, राइट। ये होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ में, और ये हो गई आपकी 23.5 डिग्री नॉर्थ के क्या साउथ में, ये होती है आपकी मकर रेखा। ठीक है, अब आप समझिएगा थोड़ा सा, फिर हमारा थ्योरी बहुत आसानी से हो जाएगी। तो सपोज कि अभी जो सूरज है ना, आज है 21 मार्च, ओके, आज है 21 मार्च। तो दोस्तों सूर्य है यहाँ पर, राइट, यानी कि भूमध्य रेखा पर है। अब 21 मार्च से लेकर हम पहुँच जाते हैं जून में, ठीक है। तो 21 मार्च से लेकर हम पहुँच जाते हैं 21 जून, ठीक है। देखिए मार्च आया, फिर अप्रैल, मई, जून। तो 21 मार्च से जो सूरज है ऊपर की तरफ जाएगा, कर्क रेखा की तरफ यहाँ पहुँचेगा। 21 जून को ये पहुँच जाता है कर्क रेखा पे, ठीक है। अब देखिए, अब के बाद अब 3 महीने का गैप पे चलिएगा गाइस, ठीक है। तो मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून, 3 महीने, तीसरा महीना, ठीक है। अब जून के बाद फिर तीसरा महीना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि अब सूरज जो है ना इस मकर रेखा से वापस लौटता है, ठीक है। वापस लौट के कहाँ जाता है, भूमध्य रेखा। 3 महीने के गैप पे चलेगा। तो यहाँ 21 जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो यहाँ पे लिखा है 23 सितंबर, तो यहाँ पे वापस लिख देते हैं 23 सितंबर, राइट। तो गाइस हमने क्या देखा था यहाँ पे कि 21 मार्च को भी सूर्य कहाँ था, आपका भूमध्य रेखा पर था, फिर ऊपर गया और फिर वापस आ गया। 23 सितंबर को भी ये कहाँ पे है, आपका भूमध्य रेखा पर ही है, ठीक है। आई होप इतनी बात आप समझे होंगे। अब 3 महीना और आगे चलिए, ठीक है। तो सितंबर में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, नहीं सॉरी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो दिसंबर कुछ 23 दिसंबर या 21 से 23 दिसंबर के बीच जो है आपका सूर्य पहुंच गया यहाँ पे मकर रेखा पे। फिर 3 महीने और आगे चलते हैं, तो दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक है। देखिए यहाँ तक पहुँच गया था ये सितंबर में। अब समझते हैं फिर से, तो ये हो गई, तीनों लाइन अलग बनाते हैं गाइस तो मज़ा आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका, इसको बोलते हैं हम भूमध्य रेखा, ठीक, ओके। गड़बड़ हो गई गाइस, चलिए फिर से देखते हैं। ये हो गया पृथ्वी, तो ये हो गई आपकी भूमध्य रेखा, फिर ये हो गई आपकी कर्क रेखा, फिर ये हो गई आपकी क्या बोलते हैं इसको, मकर रेखा, ठीक है। अब देखिए अभी जो है सूर्य जो है हमारा कहाँ है, ये रहा।
चलिए ये है अभी हमारे पास सन, ये हमारे सूर्य है। तो अभी ये कौन सी जगह कब है, 21 मार्च, ठीक है। अब ये 3 महीने बाद यहाँ पहुँचा सूर्य, 21 या 23 जून, ठीक है, 21 जून लिख देते हैं हम लोग। कहाँ पहुँच गया, ये कर्क रेखा पे पहुँच गया। फिर 3 महीने बाद सूर्य वापस आ गया यहाँ पे, तो जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर, तो यहाँ पहुँच गया 23 सितंबर। फिर उसके बाद वापस से नीचे आया यहाँ पे, सितंबर के बाद 3 महीने, सितंबर का अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो यहाँ पहुँच गए हम दिसंबर। चलो एक ही तारीख मान लेते हैं बार बार, 21 या 23 के बीच में, तो 23 दिसंबर, ठीक है। अब 3 महीने बाद ये वापस से कहाँ मुड़ जाएगा, यहाँ से मुड़ा था ये ऐसे, ठीक है। अब ये वापस से मुड़ जाएगा, यानी कि दिसंबर के बाद क्या आता है गाइस, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये आ गया आपका मार्च। फिर 21 मार्च को वापस से ये कहाँ पहुँच गया, भूमध्य रेखा पर पहुँच गया, ठीक है। चलिए यानी कि 21 मार्च को ये भूमध्य रेखा पर है और 23 सितंबर को ये भूमध्य रेखा पे है। चलिए अब यहाँ पे देखिए गाइस, 21 मार्च व 23 सितंबर की तिथि को सूर्य 2 बार जो है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है, ठीक है। अब इसने कहा 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक, यानी कि ये वाला, तो 21 से 23 सितंबर तक जो सूर्य है विषुवत रेखा से ऊपर जाता है कर्क रेखा पर, और कर्क रेखा से वापस नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ये लिखा है कि 21 से लेकर 23 सितंबर तक सूर्य विषुवत रेखा एवं कर्क रेखा के बीच 6 माह रहता है। यानी कि देखिए 3 महीने ऊपर जाने में, 3 महीने वापस आने में, तो यानी कि ये हो गया पूरे 6 माह, ठीक है। अब लिखा है इस समय उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु होती है। देखिए गाइस, अगर जहाँ पे सूर्य होगा ना वहाँ पे गर्मी होगी, तो ग्रीष्म ऋतु होगी ऑब्वियसली, ठीक है। अभी जो सूर्य है वो इन दोनों लाइन के बीच में चल रहा है, ठीक है। 3 महीने यहाँ गया और 3 महीने बाद यहाँ आ गया, तो इस जगह तो गर्मी होगी, यानी कि ग्रीष्म ऋतु होगी। जो ये मकर रेखा वाली साइड है ना गाइस, यहाँ वाली, यहाँ पे तो भैया ठंड होगी, ठीक है, उस वक्त, क्योंकि सूर्य तो ऊपर जा रहा है, तो ऊपर वाली साइड पे, तो नीचे वाली साइड पे तो ऑब्वियसली गर्मी होगी। तो उत्तरी गोलार्ध में तो ग्रीष्म ऋतु होगी, लेकिन जो दक्षिणी गोलार्ध है गाइस, वहाँ पे होगी शीत ऋतु, यानी कि ठंड। अब इसने लिखा उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें क्या है, अधिक तिरछी पड़ती हैं इस वक्त, ठीक है। चलिए अब लिखा है इसके विपरीत आ जाते हैं। अब 23 सितंबर को ये कहाँ था, भूमध्य रेखा पर। 23 सितंबर के बाद 3 महीने और आगे बढ़ाइए, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 23 दिसंबर को हमने मान लिया ये कहाँ पे था, ये देखिए यहाँ पे भूमध्य रेखा, 23 सितंबर में भूमध्य रेखा, फिर इसके बाद ये नीचे जाएगा यानी कि मकर रेखा पे जाएगा, तो ये हमने कहा था दिसंबर में जाएगा, और फिर वापस से भूमध्य रेखा पे आ जाएगा, वो हो जाएगी मार्च वाला टाइम। देखिए दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये मार्च में आ गया, ठीक है। यानी इसने कहा कि 23 सितंबर से लेकर फिर से वापस से जब 21 मार्च की तरफ आते हैं, तो 3 नीचे जाएंगे 3 महीने, फिर 3 महीने ऊपर जाएंगे, यानी कि टोटल लग गए 6 महीने। तो इस समय क्या होता है कि जो सूर्य होता है वो विषुवत रेखा और विषुव रेखा से मकर रेखा के बीच रहता है 6 महीने तक, ठीक है। तो क्या होगा, अब इस टाइम क्या होगा, तो मकर रेखा तो नीचे की तरफ है, तो यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगी गर्मी यानी कि ग्रीष्म ऋतु, और उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगी शीत ऋतु यानी कि ठंडी। तो इस समय सूर्य की जो किरणें होती है दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा जो उत्तरी गोलार्ध में अधिक तिरछी होती है। क्यों, सीधी कहाँ पड़ेगी, दक्षिणी गोलार्ध में, और टेढ़ी कहाँ पड़ेगी, उत्तरी गोलार्ध में। ऑब्वियसली जहाँ सूर्य होगा वहाँ तो सीधा ही पड़ेगा, और जहाँ सूर्य नहीं होगा, जैसे उत्तरी गोलार्ध में इस वक्त नहीं है, तो वहाँ तिरछी रेखाएं पड़ेगी। अब लिखा है सूर्य की किरणों के तिरछेपन के कारण ही पृथ्वी के चमकने वाले जो गोलार्ध के विपरीत वाले गोलार्ध के ध्रुवीय क्षेत्र 6 महीने तक अंधेरे में रहते हैं। यानी कि इसने ये बोला कि जब सूर्य जो है उत्तरी गोलार्ध में रहेगा, तो ऑब्वियसली दक्षिणी गोलार्ध में 6 महीने की कहानी चल रही है, तो ऑब्वियसली फिर दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, 6 महीने तक क्या होगा, अंधेरा रहेगा। और जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में रहेगा तो उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने तक अंधेरा रहेगा, ठीक है। अब इसमें लिखा है 21 जून को सूर्य कहाँ पहुँच जाता है, कर्क रेखा पर पहुँच जाता है, बिल्कुल सही है। 21 मार्च को कहाँ पे था गाइस, 21 मार्च को था विषुवत रेखा पे, फिर 3 महीने बाद 21 जून पे कहाँ पहुँच जाता है, कर्क रेखा, ऊपर की तरफ पहुँच जाता है। तो कर्क रेखा पर क्या चमकता है, लंबवत चमकता है। ऑब्वियसली जहाँ पे ये सूर्य जो है लंबवत चमकेगा वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसने कहा कि इस स्थिति को हम बोलते हैं ग्रीष्म अनंत, ठीक है, कहते हैं। अब लिखा है कि 22 दिसंबर, ठीक है। अब जैसे इसने कहा कि 21 मार्च के बाद 21 जून आया, ठीक है, 3 महीने बाद। तो गैस 21 मार्च के बाद 21 जून, फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर आता है, सितंबर, 23 सितंबर मान लेते हैं, फिर दिसंबर मान लेते हैं,
3 महीने बाद, यानी 23 ही मान लेते हैं या 21 मान लीजिए, जो भी। तो यहाँ पे है भूमध्य रेखा पर, यहाँ है कर्क रेखा पर, फिर भूमध्य रेखा पर आता है, फिर मकर रेखा पर आता है, फिर ये वापस से पहुँच जाता है भूमध्य रेखा पर, राइट। यही हुआ। तो यानी कि 22, अच्छा ये 23 नहीं है, 22 लिख दीजिए। तो 22 दिसंबर को सूर्य कहाँ पहुँचा है, यहाँ पे मकर रेखा पे पहुँचता है, राइट। तो मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। तो यहाँ पे तो इस स्थिति को हम बोलते हैं शीत अयनांत, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा है पृथ्वी के दोनों अक्ष क्या है आपके 23.5 डिग्री पर झुके हुए हैं, ठीक है, और स्वयं के प्रति समांतर भी हैं। अब लिखा है यहाँ पे 45 डिग्री अक्षांश रेखा विषुवत रेखा और ध्रुवों के मध्य भाग से होकर गुजरती है। ये है पृथ्वी गाइस, ये है 0, ये होती है 90, ये आपकी भूमध्य रेखा, ये हो गई आपकी क्या होती है, ध्रुव, राइट। तो जब आप, तो इसका बिल्कुल आधा कौन सा होगा, ये होगा 45 डिग्री, ठीक है। तो यही बोला 45 डिग्री अक्षांश रेखा जो है, अक्षांश रेखा कौन सी होती है गाइस, जो ये वाली लाइन्स होती है ना, ये अक्षांश रेखा होती है। और देशांतर रेखा कौन सी होती है दोस्तों, तो देशांतर ये वाली लाइन्स होती है पृथ्वी पर, ठीक है। तो इसने कहा 45 डिग्री जो है अक्षांश रेखा विषुवत रेखा ध्रुवों के मध्य से होकर गुजरती है, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें लिखा है इसका कोसाइन 45 कितना होता है, 0.707, अतः इसकी लंबाई 0.707 इंटू 40,090.2 जो भी इतने किलोमीटर तक, जैसे बेकार की बात है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अब लिखा है जबकि विषुवत रेखा की लंबाई ये होती है, ठीक है, इसे भी याद करने की जरूरत नहीं है। अतः यह विषुवत रेखा की आधी ना होकर आधे से अधिक है, ठीक है। इसने ये बोला, मतलब कहने की बात ये है कि अगर विषुवत, देखिए तो ये 90 डिग्री है, इसने कहा ये 0 डिग्री है, बीच में से 45 जा रही है विषुवत रेखा की, इसने कहा सपोज की लंबाई 10 किलोमीटर है, और तो इसने कहा 45 की 5 ना होकर क्या होती है, 5 से ज़्यादा होती है, ठीक है, 5 से ज़्यादा, मोर देन 5 होती है, मतलब इसकी आधी ना होकर इससे ज़्यादा होती है, ये बोला इसने बस। अब इसने लिखा है 60 डिग्री अक्षांश रेखा विषुवत रेखा की आधी होती है, यानी कि इसने कहा जो ये वाली है ये 0 डिग्री है, 45 डिग्री क्या होती है, वो आपकी विषुवत रेखा की जो भी लंबाई सपोज x है, तो ये जो है x/2 आधे से ज़्यादा होती है। और अगर हम 60 डिग्री वाली लाइन ले लेंगे तो ये जो होती है कितनी होती है, x, यानी कि विषुवत रेखा की आधी x/2 होती है। तो देखिए कोसाइन 60 कितना होता है, 1/2। अब लिखा है पृथ्वी पर विषुवत रेखा की परिधि लगभग कितनी होती है, आपकी 40 किलोमीटर होती है, कोई नहीं पूछेगा। अब लिखा है पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास लगभग इतना होता है, ये भी कोई नहीं पूछेगा, आपको रटना है तो आप रट सकते हैं। अब लिखा है पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्रीय बल विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है। देखिए पृथ्वी का घूर्णन यानी कि जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, यूं 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 यूं, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो अपकेंद्रीय बल होता है, ठीक है, एक अपकेंद्रीय बल जो होता है वो विषुवत रेखा पर सबसे ज़्यादा होता है। ध्रुवों की तरफ हम जाते रहते हैं तो ये बल का जो मान होता है वो कम होने लगता है, ठीक है। तो अपकेंद्रीय बल विषुवत ये इंपॉर्टेंट है गाइस, याद रखिएगा। अपकेंद्रीय बल क्या होता है, जैसे ना अपकेंद्रीय बल जैसे ये होता है कि जो बल है अंदर की तरफ लगता है, पृथ्वी पर अंदर की तरफ लगता है, राइट। तो ये जो है विषुवत रेखा पर अधिक होता है, और जब हम विषुवत रेखा से जो है 0 डिग्री से ऊपर की तरफ ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो ये बल कम होने लगता है। अब इसमें लिखा है इसी बल के प्रभाव के फलस्वरूप विषुवत रेखा पर किसी पिंड का भार सबसे कम होता है। मतलब अपकेंद्रीय बल सबसे कम होता है, सबसे अधिक कहाँ होता है, विषुवत रेखा पर, इसलिए जो है कोई भी पिंड है उसका भार सबसे कम कहाँ होता है, विषुवत रेखा पर होता है, और ध्रुवों पर वही भार जो होगा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ता जाता है, यानी कि जैसे ही हम 0 डिग्री से ऊपर वाले अक्षांश की यानी कि उच्च अक्षांशों की तरफ जाएंगे तो यही भार क्या है, ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा, ठीक है। और ध्रुवों पर ये हो गया सर्वाधिक, जब गए 0 डिग्री पर सबसे कम होता है तो यहाँ तक पहुँचने में तो सबसे ज़्यादा ही होगा ऑब्वियसली। अब एक चीज़ और है दोस्तों, भार अलग चीज़ होती है और द्रव्यमान यानी कि मास जो है आपका अलग चीज़ होती है, ठीक है। भार परिवर्तित होता है यानी कि चेंज हो जाता है, लेकिन जो आपका द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान ओके गलत है, तो जो द्रव्यमान है ना गाइस ये अपरिवर्तित होता है, यानी कि ये चेंज नहीं होता है। अगर 10 किलो है तो 10 ही किलो रहेगा, लेकिन भार आपका बदल सकता है। कैसे बदल सकता है, हम इसका बहुत बड़ा अच्छा एग्जाम्पल क्या है कि सपोज आप 70 किलो के हैं और आप फिर अंतरिक्ष में जाते हैं या चंद्रमा पे जाते हैं, तो गाइस आप क्या होता है ना, आपका जो
भार होता है वो कम हो जाता है, आप उड़ने लगते हैं। ठीक है, तो यही बात है कि भार जो है परिवर्तित होता है, लेकिन जो द्रव्यमान होता है वो पृथ्वी पर भी आप 70 किलो के हैं और क्या है चंद्रमा पे भी आप 70 किलो के होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है पृथ्वी का सूर्य की कक्षा में चक्कर लगाना भू, देखिए अब इसने कहा पृथ्वी जो सूर्य की चारों तरफ घूमती है ना उसको हम बोलते हैं परिक्रमण, और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती थी उसको बोलते हैं परिभ्रमण बोलते थे, इसको बोलते हैं परिक्रमण। ठीक है, परिभ्रमण और परिक्रमण। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन लगते हैं? 365, नॉर्मली जो हम बोलते हैं 365 दिन, 6 घंटे 9 मिनट 9.51 सेकेंड लगते हैं। ठीक है, इसने कहा इसे हम बोलते हैं सौर दिवस। ठीक है, मतलब जो हमारा एक साल होता है ना उसको हम बोल देते हैं सौर दिवस, या हम बोलेंगे सौर वर्ष या सौर दिवस को ट्रॉपिकल वर्ष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रॉपिकल वर्ष। अब इसने कहा ट्रॉपिकल वर्ष एक वसंत विषुव से दूसरे वसंत एक वसंत विषुव से दूसरे वसंत विषुव के बीच के समय के बराबर होता है। ठीक है, ट्रॉपिकल वर्ष तो ये थोड़ा सा अलग हो गया। तो एक ट्रॉपिकल वर्ष एक वसंत विषुव से दूसरे वसंत विषुव के मध्य का जो भी टाइम होता है वो होता है। ट्रॉपिकल वर्ष सामान्यतः कितना होता है? 365.24 दिन। ठीक है, अब लिखा सामान्यतः कैलेंडर में प्रयोग होने वाले वर्ष को हम ट्रॉपिकल वर्ष कहते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसमें 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट्स 45.2 सेकेंड्स या फिर इतने दिन होते हैं। चलिए एक साल का ये बता रहा है कहानी और कुछ नहीं। अब इसने कहा कि वर्ष 2000 यानी कि 2000 में अन्य सामान्य वर्षों की तुलना में लगभग 5 मिनट 5 मिनट बढ़ोतरी, मतलब इसने कहा कि जो बाकी के वर्ष थे उसमें जितना भी टाइम आता है, जितना भी टाइम लगता था उससे 5 मिनट ज़्यादा था। कब? 2000 2000 में। अब लिखा है जिसमें क्या था? 365 दिन, तो यहाँ है 5 घंटे, यहाँ है 6 घंटे, यहाँ 48 मिनट, यहाँ 13 मिनट। ठीक है, और इतने सेकंड, मतलब 5 मिनट आप इसमें ऐड कर लीजिए जो भी है। ठीक है, तो इसमें लिखा ऐसे वर्षों को परिवर्ष कहते हैं। अब लिखा है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी कि अप्रॉक्स हम लगभग मानते हैं 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से चक्कर लगाती है। यानी कि जो उसकी स्पीड होती है ना पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की, वो होती है 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। इतनी तेजी से चक्कर लगा रही है। अब इसने कहा ये गति जो है प्रकाश की गति के तुलनात्मक है। ठीक है, प्रकाश की जो गति है उसी के तुलनात्मक है ये गति भी, यानी कि 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है विभिन्न ग्रहों के चक्कर लगाने की जो गति है इस प्रकार है। मतलब बुध की क्या स्पीड है? देखिए ऐसे हमने कैसे लिखा था? SUN सन MJ यानी कि माइकल जैक्सन, और ये हो गया EVM। तो ये हो गया आपका बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी अर्थ। ठीक है, तो बुध की स्पीड इसने दे रखी है, फिर शुक्र की स्पीड दे रखी है 35 किलोमीटर प्रति सेकंड, फिर इसने लिखा है पृथ्वी की 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड, फिर मंगल यानी कि मार्स आता है तो 24.1 किलोमीटर प्रति सेकंड, फिर बृहस्पति यानी कि जुपिटर आता है यानी कि 13.1 किलोमीटर प्रति सेकंड, फिर यहाँ पे आता है एस मतलब सैटर्न यानी कि शनि 9.7 किलोमीटर प्रति सेकंड, और फिर आता है अरुण यानी कि यूरेनस, यू से यूरेनस अरुण 6.8 किलोमीटर प्रति सेकंड, और वरुण की सबसे कम होती है 5.4 किलोमीटर प्रति सेकंड, सबसे दूर है तो इसको सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा सूर्य का चक्कर लगाने में, राइट। तो इसकी जो गति है वो सबसे कम है 5.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। देखिए बुध की सबसे ज़्यादा होती है यदि 47.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा पृथ्वी से सूर्य के मध्य की औसत दूरी इतनी है, हमें याद नहीं करनी है। अब लिखा सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 19 सेकंड लगता है। मतलब सूर्य का जो प्रकाश है ना उसको पृथ्वी तक पहुँचने में इतना टाइम लगता है, ये हो गया इंपॉर्टेंट, यानी कि ये याद करना है। तो 8 मिनट 19 सेकेंड में जो है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे पहुंच जाता है। तो इस विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तरंग का जो वेग होता है यानी कि जो इसकी स्पीड होती है वो होती है क्या? वेग जो होता है यानी वेलोसिटी जो होती है इसकी वो होती है 186 मील पर सेकेंड। ठीक है, चलिए मतलब टाइम कितना लगता है, इसका वेग कितना है, ये दोनों चीज़। अब लिखा है चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह यानी कि सैटेलाइट है। मतलब पृथ्वी का एक ही उपग्रह है जो कि है चंद्रमा। बुध और शुक्र हमने इससे पहले 2 ग्रह पढ़े जिसके एक भी उपग्रह नहीं है। अब इसने कहा जो पृथ्वी से 384.4 किलोमीटर दूर है। ठीक है, कितना किलोमीटर दूर है? 384 किलोमीटर। अब लिखा है पृथ्वी से सर्वाधिक निकट का तारा कौन सा है? सूर्य है। सूर्य एक तारा है, सबसे पास पृथ्वी के कौन सा तारा है? सूर्य है। पृथ्वी से तारों की दूरी बता रहा है ये। तो
तो लिखा है जो ध्रुव तारा है वो है 434 प्रकाश वर्ष, नवीनतम गणना के अनुसार ये है आपका 323 प्रकाश वर्ष। दूसरा इसने लिखा है अल्फा सेंटारी, ये आपका है 4.35 प्रकाश वर्ष। फिर है सीरियर, ये है आपका 8.6 प्रकाश वर्ष दूर, ठीक है। ये जो लिखा है सीरियस तारे को संस्कृत में क्या बोलते हैं, हम लुब्धक के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये आई होप आप लोग के लिए थोड़ा सा नया होगा ये पैराग्राफ, ठीक है। कौन कौन से तारे की बात करें, ध्रुव तारा, अल्फा सेंटारी और फिर है सीरियर। सीरियर को ही हम क्या बोलते हैं, लुब्धक संस्कृत में, ठीक है। अब लिखा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अक्ष अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का जो अक्ष है अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होता है। उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव उत्तरी कनाडा में, तो गाइस चुंबकीय ध्रुव की अगर हम बात करें, पृथ्वी के अंदर हम कहते हैं ना मैग्नेट की तरह कुछ है, तो इसमें लिखा है चुंबकीय क्षेत्र का जो अक्ष है वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग है। अब जैसे उत्तरी गोलार्ध की अगर हम बात करें तो वहाँ पे पृथ्वी का जो चुंबकीय ध्रुव उत्तरी कनाडा से साइबेरिया, साइबेरिया कहाँ गए, रशिया में, तो उत्तरी कनाडा से साइबेरिया की ओर गतिशील रहते हुए आर्कटिक सागर में स्थित है। तो गैस हम कुछ इस तरह से बनाते हैं ना मैप, जब आपने देखा वर्ल्ड मैप, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका साउथ अमेरिका है, यहाँ पे आपका यूरोप है, ये आपका पूरा एशिया वाला पोर्शन है, यहाँ पे आपका अफ्रीका है यहाँ पे, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। तो इसने कहा यहाँ पे है कनाडा, तो कनाडा से ये है आपका साइबेरिया इधर, और यहाँ पे है आर्कटिक ओशन, ठीक है, ये है आर्कटिक ओशन। तो इसने कहा यहाँ, तो इसने कहा कि, तो उसने कहा उत्तरी कनाडा से साइबेरिया की ओर गतिशील रहते हुए कहाँ पे है, आर्कटिक सागर में स्थित है। अब लिखा पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव 64.07 डिग्री साउथ और 135.88 डिग्री ईस्ट में वर्ष 2020 में स्थित था। तो दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव की बात करी इसने। अब लिखा पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले जो कृत्रिम उपग्रह के बाहर गिराई गई, देखिए कृत्रिम उपग्रह क्या होता है, जो सैटेलाइट्स हम लॉन्च करते हैं ना, वो वाली की बात करते हैं, तो वो होती है कृत्रिम। और प्राकृतिक उपग्रह पृथ्वी का एक है जो कि है चंद्रमा, जो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, और जो कृत्रिम उपग्रह जो हम लॉन्च करते हैं वो भी पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, राइट, लेकिन वो हम लॉन्च करते हैं, ठीक है। तो इसलिए लगा पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले जो कृत्रिम उपग्रह के बाहर, मतलब आप सैटेलाइट में बैठे हैं तो आपने कोई बाहर कोई चीज़ गिरा दी, तो बाहर गिराई गई कोई वस्तु उपग्रह के समान ही उसी दिशा में पृथ्वी का चक्कर काटने लगती है। ये एक क्वेश्चन है कि आप सैटेलाइट में बैठे हैं, किसी अंतरिक्ष में किसी सैटेलाइट में बैठे हैं, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, अब आपने कोई वस्तु फेंक दी, तो वो भी गई जहाँ जहाँ आपकी सैटेलाइट जा रही है उसी दिशा में उसी तरह से वो चीज़ वो वस्तु भी पृथ्वी का चक्कर लगाएगी। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आया हुआ है। अधिकांश कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से पूर्व दिशा की ओर प्रक्षेपित किए जाते हैं क्योंकि इससे जो है उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है, ठीक है। तो यानी कि ये भी क्वेश्चन है कि किस दिशा में हम जो है अपनी सैटेलाइट को छोड़ते हैं। तो अधिकतर हमने क्या किया है, देखिए ये नहीं कि पूर्वी दिशा में ही छोड़ते हैं, लेकिन हाँ मैक्सिमम जो है हम पूर्व दिशा में ही छोड़ते हैं, जिसकी वजह से इसको क्या मिल जाता है, एक निकास वेग मिल जाता है। लेकिन हमेशा और सभी उपग्रह पूर्व दिशा की ओर प्रक्षेपित नहीं किए जाते, मतलब हम ये नहीं कह रहे कि 100 छोड़े हैं और 100 के 100 हमने पूर्व दिशा में ही छोड़े हैं, ठीक। अब लिखा है ध्रुवों का चक्कर लगाने वाले कुछ उपग्रह उत्तर या दक्षिण की ओर प्रक्षेपित किए, मतलब कुछ ऐसे उपग्रह हैं जो ध्रुवों का चक्कर लगाते हैं, यानी कि कुछ जैसे ये होता है नॉर्थ, क्या होता है उत्तरी ध्रुव, और ये होता है दक्षिणी ध्रुव। अगर इसे ध्रुवों का चक्कर ऐसे ऐसे लगाना है, ठीक है, तो हम कहाँ छोड़ते हैं, उत्तरी या दक्षिणी दिशा में छोड़ते हैं, ठीक है, उत्तर या दक्षिण दिशा में छोड़ते हैं। अब लिखा है पृथ्वी की संरचना में कठोर आंतरिक क्रोड यानी कि कोर, राइट, कोर एवं प्रावर यानी कि मेंटल के मध्य लोहा और निकल की संयुक्त रूप से लगभग 2260 किलोमीटर मोटी द्रवित परत यानी कि लिक्विड लेयर है, ठीक है, जिसे बाहरी कोर कहते हैं। देखिए जो ये पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर इस तरह से है कोर में भी 2 कोर हैं गाइस, ठीक है, मतलब ये हम पृथ्वी के अंदर घुसे तो हमने देखा एक ये और इसके अंदर भी एक कोर है, ठीक है। तो जो बाहर वाला कोर है ये वाला जो है उसको हम बोलते हैं आउटर कोर या बाहरी कोर बोलते हैं, और जो ये अंदर वाला है उसको हम बोलते हैं इनर कोर या फिर क्या बोलते हैं आंतरिक कोर बोलते हैं, ठीक है। अब इसने क्या कहा, तो ये हो गया कोर, आउटर इनर कोर हो गया, इसके ऊपर होता है मेंटल, यहाँ पे हो गया मेंटल। तो इसने कहा
बीच, ठीक है। अब लिखा पृथ्वी की संरचना में कठोर आंतरिक रोड, ठीक है, आंतरिक कोर और जो मेंटल है उसके मध्य में हमें क्या मिलता है, लोहा और निकिल मिलते हैं, ठीक है। कि संयुक्त रूप से लगभग 2260 किलोमीटर मोटी क्या है, द्रवित लेयर मिलती है, जिसे हम बोलते हैं बाहरी कोर। अब लिखा है भूपर्पटी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों का विवरण। तो ये हो गया इनर कोर, और इसने कहा मेंटल के बीच में ये वाला जो है इसको हम बोलते हैं आउटर कोर। इसकी मोटाई इसने कितनी बताई, इसने बताई 226 किलोमीटर मोटा है, और ये कैसा है, लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड यानी कि द्रव 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 फॉर्म में है। अब इसमें लिखा है भूपर्पटी, जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है ना गाइस, वो होता है भूपर्पटी। तो भूपर्पटी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों का विवरण, यानी कि भार प्रति प्रतिशत में, ठीक है। जैसे भूपर्पटी यानी कि जो आपका ऊपर वाली लेयर होती है ना पृथ्वी की, ये वाली, ये, ठीक है। तो इसमें इसने कहा है कि पृथ्वी की ये वाली जो लेयर है उसमें ऑक्सीजन 46.60% है, सिलिका जो आपका है 27.70% है, एल्यूमिनियम 8.13%, लोहा 5%, कैल्शियम जो है आपका 3.63%, सोडियम 2.83% है, पोटेशियम जो है आपका 2.59% है, मैग्नीशियम जो है 2.09%। अच्छा, पृथ्वी दिवस यानी एक दिन, एक वार्षिक आयोजन है जिससे, अच्छा पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे की बात कर रहे हैं वैसे, ठीक है। तो देखिएगा अर्थ डे हम कब मनाते हैं, 23 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है। तो 23 अप्रैल को विश्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जाता है। तो मतलब पृथ्वी दिवस हम बनाते हैं 22 अप्रैल को, क्यों, पर्यावरण संरक्षण के लिए। अब लिखा उल्लेखनीय है कि प्रथम बार इस दिवस को कब मनाया गया था, 1970 में। तो हर साल मनाते हैं 22 अप्रैल को, क्या, अर्थ डे, पर्यावरण के संरक्षण के लिए हम मनाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले ये कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। तो हमने क्या पढ़ा था, जो आपके किसने कहा था, अरस्तू ने कहा था गोलाकार है, जबकि गोलाकार नहीं है, ठीक है। तो इसमें लिखा है यूनानी जो दार्शनिक है अरस्तु, उन्होंने अपनी उनकी बुक थी ऑन द हेवंस का जो दूसरा खंड यानी दूसरा एडिशन के 14वें चैप्टर में इन्होंने कहा था कि जो पृथ्वी है गोलाकार है, ठीक है। तो अब लिखा है अंग्रेजी भाषा में जो ये पुस्तक है वो J.L. स्टॉक द्वारा अनुदित है, ठीक है। अब मतलब ये पहली इतनी लाइन तो हमने पढ़ ली है, तो फिलहाल जो है ये हमने नहीं पढ़ा। अब लिखा है टॉलमी और स्ट्रैबो पहली और दूसरी शताब्दी के तथा कॉपरनिक्स 15वीं शताब्दी के दार्शनिक हैं। अच्छा ये क्या है इस एक्चुअल में क्या है ना, इसके ऑप्शंस की बात हो रही है, तो इनकी बात हो रही थी। तो इसने कहा कि टॉलमी स्ट्रैबो पहली दूसरी शताब्दी के थे और कॉपरनिक्स जो है 15वीं शताब्दी के क्या है, दार्शनिक है। बस हमारा जो आंसर है वो है अरस्तु। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो कहें पृथ्वी को क्या बोलते हैं, ग्रीन प्लैनेट बोलते हैं। पृथ्वी का पृथ्वी पर जीवन इस पर पाई जाने वाली पारिस्थितिकी के कारण है, पारिस्थितिकी के कारण ही पृथ्वी ग्रह को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन प्लैनेट बोलते हैं। अब इसने कहा कि पृथ्वी का व्यास पूछ लिया गया, तो पृथ्वी का व्यास है 12,800 किलोमीटर। चलिए पृथ्वी पर क्या है, एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का जो है वजन क्या होता है गाइस, कम होता है या ज़्यादा होता है। अभी हमने पढ़ा था कि जब अपकेंद्रीय बल की वजह से, जब पृथ्वी के जो क्या बोलते हैं, जो भूमध्य रेखा होती है वहाँ पे अपकेंद्रीय बल सबसे ज़्यादा होता है। तो जब सबसे ज़्यादा होता है गाइस, हम क्या देखते हैं कि पृथ्वी का जो विषुवत रेखा होती, देखिए तो इसने हमने कहा अपकेंद्रीय बल की वजह से जो यहाँ विषुवत रेखा पर जो है बल जो है अपकेंद्रीय बल का मान सबसे ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो भार है सबसे कम यहाँ होता है। अब जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियसली ये भार जो है बढ़ता जाएगा, यानी कि जो आपका ये भूमध्य रेखा है यहाँ पे भार कम होता है और ध्रुवों की तरफ भार बढ़ता जाता है, या उच्च अक्षांश की तरफ हम जैसे जैसे जाते जाते हैं तो भार हमारा क्या है, बढ़ता जाता है, और यहाँ लिखा है वजन जो है घटता जाता है। तो ये हो गया गलत। अब लिखा है पृथ्वी एक क्या है, परिशुद्ध गोला नहीं है। बिल्कुल सही है, पृथ्वी एक गोला नहीं है, जियोइड आकार है इसका, यानी कि ध्रुवों पर चपटी है ना कि गोला है। तो गाइस ये तो दोनों ही गलत हो गए, ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ सही है, सॉरी, परिशुद्ध गोला नहीं है यानी कि सही लिखा है। तो ये हो गया डी, यानी कि ए गलत, बी आर सही। अब इसमें यही लिखा है कि पृथ्वी जो है अपकेंद्रीय बल के कारण विषुवत रेखा पर जो आपका पृथ्वी जो अपकेंद्रीय बल जो है आपका विषुवत रेखा पर सबसे ज़्यादा
होता है, जिस वजह से क्या होता है गाइस, विषुवत रेखा पर जो पिंड का भार होता है वो सबसे कम होता है। और जैसे जैसे आप उच्च अक्षांशों की तरफ बढ़ते जाएंगे तो यही भार क्या होता है, बढ़ता जाता है, ना कि घटता जाता है। तो ए हो गया आपका गलत। अब इसने कहा पृथ्वी जो है बिल्कुल गोल नहीं है। इसकी आकृति कहती है लदबक्ष गोलाभ है, यानी कि इसी को हम बोलते हैं जियोइड है। ठीक है, तो यानी आर सही है आपका। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है। ठीक है, इसमें लिखा है श्यान द्रव्य। तो गाइस इसमें आपके लिए कुछ भी नया नहीं है। चलिए यहाँ देखिए, पृथ्वी के तरल अब यानी कि आउटर, जो हमने अभी कोर पढ़े थे ना, इनर कोर आउटर कोर, जो आउटर कोर हमने पढ़ा था वो उसने कहा था लिक्विड फॉर्म में है। कैसे? लिक्विड, तरल अवस्था में। तो पृथ्वी के तरल अभ्यंतर यानी कि आउटर कोर के समान ही जो चंद्रमा का अभ्यंतर भी क्या है, शान द्रव्य जैसा है। ठीक है, कहता है शान द्रव्य जैसा है। तो वैसे ये कुछ न्यू है। ठीक है, ये हम नोट्स में पढ़ के अभी तक नहीं आए। आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा भूपर्पटी में बहुतायत में पाए जाने वाली रासायनिक तत्व कौन से हैं। तो अभी हमने देखा था कि भूपर्पटी जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, हमने यहाँ के हमने बहुत सारे तत्व देखे थे। तो उसमें सबसे ज़्यादा कौन क्या था आपके पास गाइस, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या था, ऑक्सीजन थी। ठीक है, आइए। तो हाँ, तो बस इसने एक ऑक्सीजन के अलावा कुछ नहीं लिखा था। ऑक्सीजन भी 46.60% थी। बाकी के आपको देखने हैं तो आप व्याख्या में देखिए। अब लिखा पृथ्वी तक पहुंचने के लिए क्या है, सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है। कितना समय लेता था गैस? वैसे तो इसमें सिर्फ 8 मिनट लिखा है, लेकिन 8 मिनट 19 सेकंड लेता है। ठीक है, तो फिलहाल तो इसमें 8 ही मिनट लिखा है। वैसे क्या होता है, 8 मिनट 19 सेकंड पृथ्वी पर जो है सूर्य का प्रकाश आने में टाइम लगाता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुँचता है कितनी देर में पहुँचता है? 8 मिनट 19 सेकंड में पहुँचता है। चलिए, अब लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। मतलब पृथ्वी से सबसे पास में कौन सा तारा है? तो गाइस सूर्य है। सूर्य भी क्या है, एक तारा ही है। अब लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम है। तो गाइस अब हमें देखना है कि कौन सा ग्रह पृथ्वी के पास है। देखिए हम क्या लिखते हैं, SUN सन, माइकल जैक्सन यानी कि MJ, और EVM। ठीक है, तो ये हो गई हमारी, ओके सॉरी ई गलत लिख दिया गाइस हमने। तो यहाँ होता है EVM। ठीक है, तो यह है हमारा अर्थ। तो या तो वीनस हमारे पास होगा या फिर मार्स होगा हमारे पास, यानी कि या तो शुक्र होगा या फिर मंगल होगा। इन दोनों में से कोई एक पृथ्वी के पास हो सकता है। तो फिलहाल जो हमारा आंसर है वो है हमारा मंगल। अगर आप दूरियाँ देखेंगे तो शुक्र ग्रह कितनी दूर है, वो है आपका 41.4 मिलियन, और ये है आपका मंगल जो है 78.93 मिलियन। तो कैसे इसमें कितनी दूर है ये याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ आपको ये पता होना चाहिए कि पृथ्वी के पास यानी अर्थ के पास शुक्र यहाँ पे होता है और मंगल यहाँ पे होता है। तो शुक्र और मंगल में से कौन सा पास? तो ऑब्वियसली मंगल पास है। ठीक है भाई, इतना पता होना चाहिए। कितनी दूर है या किलोमीटर में याद नहीं है, कोई बात नहीं। अब लिखा पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगता है कितना टाइम। मतलब पृथ्वी सूर्य की एक चक्कर काटने में कितना टाइम लगाती है? 365 दिन लगाती है। बिल्कुल, अब यहाँ पे तो बहुत 365 ही हर जगह, तो 365 दिन 25.25 दिन लगाती है। 0.25 याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो गाइस कितना 365 दिन लगाती है, 6 घंटे लगाती है, 9 मिनट लगाती है, 9.51 सेकंड लगाती है। ये याद रख लीजिएगा गाइस। देखिए डेटा की बात मैं बहुत कम करती हूँ कि डेटा आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना, लेकिन हाँ कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जिसको आपको क्या पॉइंट में भी याद रखना है। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, सौर वर्ष बोलते हैं। देखिए अपने परिक्रमण पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से जो है सूर्य का चक्कर लगाती है। मतलब इसने कहा जो पृथ्वी जो सूरज का चक्कर लगाती है वो किस वेग से लगाती है, यानी उसकी वेलोसिटी कितनी थी। तो हमने कहा 30 किलोमीटर पर सेकंड। ये हम नोट्स में पढ़ के आए हुए हैं। ठीक है, ये ऑलमोस्ट वही है जो सूर्य के प्रकाश की गति के तुलनात्मक है। क्या ये सूर्य के प्रकाश की गति के तुलनात्मक है। वैसे एग्जैक्ट डेटा है ये 29.8 किलोमीटर, अप्रॉक्स में हमने ले लिया 30 किलोमीटर। अब लिखा पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है। ओके, तो गाइस ये कुछ नया है, ये हम पढ़ के नहीं आए अभी। तो इसमें लिखा पृथ्वी की जो विषुवत रेखा की परिधि कितनी है गाइस, यहाँ BPSC प्री 2001 का क्वेश्चन है ये। तो इसमें लिखा है पृथ्वी की विषुवत रेखा की परिधि लगभग कितनी है, इतनी है, इतने किलोमीटर। इस दूरी को पृथ्वी अपनी दूरी पर 24 घंटे में तय करती है। अर्थात पृथ्वी की अपनी दूरी पर परिभ्रमण की गति जो है आपकी 4090.28 किलोमीटर प्रति 24 घंटे प्रति 24 घंटे लगभग जो आपकी ये डेटा लगे। तो बस ये अजीब सा क्वेश्चन है, ये तो इसमें डेटा ही डेटा है। ठीक है, तो इस आधार पर प्रति मिनट पृथ्वी की गति 1670 यानी कि 1670 किलोमीटर प्रति 60 मिनट यानी कि प्रति घंटा। ठीक है, यानी कि 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट होगी। तो ये है आंसर। अब लिखा पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि है। भूमध्य रेखीय परिधि उत्तराखंड PCS का क्वेश्चन है। तो कितनी 40 किलोमीटर 40,000 किलोमीटर है। अब लिखा पृथ्वी की परिभ्रमण
धुरी यानी कि ध्रुवीय धुरी सदा झुकी होती है। कितनी? 23.5 डिग्री पर पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी होती है। ठीक है, अब इसमें लिखा है पृथ्वी की परिक्रमण धुरी सदा दीर्घवृत्तीय धुरी से जो है आपका 23.5 यानी कि 23.5 डिग्री पर झुकी होती है। इस झुके हुए अक्ष के सहारे ही पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। मतलब जो हमने कहा था ना, ये थोड़ी सी झुकी होती है, तो इसी के सहारे ये पृथ्वी जो है ना अपने अक्ष पर ऐसे 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 घूमती रहती है। अपने अक्ष का एक चक्कर पूरा करने में उसको कितना टाइम लगता है? 24 घंटे लगते हैं। चलिए, अब इसमें लिखा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की अक्ष पृथ्वी की भौगोलिक अक्ष पर 23.5 डिग्री आनत है। ओके, तो इस IAS से नीचे का क्वेश्चन नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्वेश्चंस भी आप क्वेश्चन पढ़ के बता सकते हैं कि किस एग्जाम में आया होगा। तो यहाँ पे लिखा है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की अक्ष पृथ्वी की भौगोलिक अक्ष पर 23.5 डिग्री आनत है। ओके, एक चीज़। तो फिर लिखा है उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव उत्तरी कनाडा से में एक प्रायद्वीप में है। ठीक है, फिर लिखा है पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भाग में थुम्बा से गुजरती है। ठीक है, तो गाइस देखिए यहाँ पे आंसर है सही केवल 3। ठीक है, यानी थुम्बा कहाँ पे गाइस? थुम्बा आपको मिलेगा भारत में। ठीक है, केरल साइड में। लिखा पृथ्वी की चुंबकीय जो विषुवत रेखा है वो दक्षिण भारत में, देखिए दक्षिण भारत में थुम्बा से गुजरती है। थुम्बा में मिलेगी आपको। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अक्ष अलग होता है, ना कि 23.5 डिग्री पर होता है। अतः कथन 1 हो गया गलत, असत्य। तो प्रश्न काल में उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव, अब देखिए उत्तरी चुंबकीय ध्रुव जो है आपका चुंबकीय ध्रुव उत्तरी कनाडा के क्वीन एलिजाबेथ द्वीप पर उत्तरी ध्रुव से 1300 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो गैस यहाँ पे ये है सपोज आपका नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऐसे ही है। तो यहाँ पे आपको गैस क्या मिलेगा? कनाडा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे है क्वींसलैंड, कौन सा आइलैंड है? ये एलिजाबेथ द्वीप है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ द्वीप है। उससे देखिए उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय जो ध्रुव है वो उत्तरी कनाडा के क्वीन एलिजाबेथ द्वीप है, जो कनाडा के थोड़ी सी ऊपर ही एक द्वीप है, इसका नाम है क्वीन एलिजाबेथ द्वीप पर उत्तरी ध्रुव से, जो ऐसे तो गैस समझ ही नहीं आएगा। तो सपोज कि ये उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पे आपका कनाडा है, यहाँ पे वो द्वीप है, तो यहाँ से ये कितनी दूर है? 1300 किलोमीटर। तो 1300 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है, क्या? चुंबकीय ध्रुव उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, अब लिखा है इस प्रकार। कथन 2 भी गलत है, क्योंकि कथन में क्या लिखा था कि कनाडा में एक प्रायद्वीप में है। नहीं गाइस, कनाडा का ही एक क्वींस एलिजाबेथ द्वीप है, वहाँ पर है, और जो कि आपका ये जो अक्ष है, अक्ष से कितना दूर है? 1300 किलोमीटर दूर है। देखिए पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा जो है दक्षिण भारत में थुम्बा के निकट है, थुम्बा के निकट से गुजरती है। अब लिखा ध्यान है कि पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव चुंबकीय विषुवत रेखा गतिशील है। 1960 के दशक में जो उत्तरी ध्रुव 78 डिग्री पूर्व और 75 डिग्री उत्तर में था। 2020 में उत्तरी चुंबकीय ध्रुव 164 डिग्री पूर्व और 86.5 डिग्री उत्तर में था, यानी कि ये बदलती रहती है। ठीक है, तो इसने कहा दक्षिण ध्रुव यहाँ पे था। अतः वर्तमान में चुंबकीय विषुवत रेखा थुम्बा से दूर है, इसलिए इसे उपग्रह प्रक्षेपण हेतु, मतलब जो हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं ना, थुम्बा से करते हैं अधिकतर, तो हमने कहा जो थुम्बा से दूर है तो इसलिए इसे उपग्रह प्रक्षेपण हेतु उपयुक्त स्थान मानकर यहाँ TERLS मतलब थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, यानी कि यहाँ से हम क्या करते हैं? रॉकेट को लॉन्च करते हैं, की स्थापना की गई है। ये केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित है ना गाइस। केरल की कैपिटल क्या है ये बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन था ना, तो हमारा IAS के क्वेश्चन थोड़े से तो बाकी सबसे अलग होते ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पे चुनते हैं। चलिए, यहाँ लिखा है पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव
कहते हैं। ठीक है, फिर लिखा है 45 अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है। अब लिखा है कि पृथ्वी के अक्ष की समानांतरता है, सॉरी, पृथ्वी के अक्ष की समानांतरता है। फिर लिखा है अपसौर, एक होता है उपसौर, एक होता है अपसौर। तो यहाँ लिखा है अपसौर अवस्था में पृथ्वी के परिभ्रमण की गति तीव्र होती है। चलिए सारे समझते हैं गाइस। ठीक है, सबसे पहले लिखा है उत्तरी ध्रुव। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखा है देखें, यहाँ लिखा है पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, ऐसे लिखा है उत्तरी ध्रुव पृथ्वी पर सबसे उत्तरी बिंदु है, अतः पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। बिल्कुल सही। जैसे तो गाइस तो ये अक्ष है, ठीक है, ये रेखा है, तो इसने कहा जो ये वाला है ना, और पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव है ये एक ही है, यही है। ठीक है, दूसरा इसने लिखा है कि 45 डिग्री अक्षांश वाली जो लाइन है पृथ्वी के विषुवत रेखा से आधी है, गलत। ठीक है, तो गैस ये तो हम जानते हैं कि 45 वाली लाइन जो है पृथ्वी की जो विषुवत रेखा है उससे आधी से अधिक है। ठीक है, तो क्योंकि कोसाइन 45 कितना होता है 0.707 होता है, यानी इसकी जो लंबाई है वो ये इतने किलोमीटर है। ठीक है, और विषुवत रेखा की जो लंबाई है वो है आपकी 40, देखिए अच्छा देखिए विषुवत रेखा की लंबाई ये है, मान लेते हैं 40,000। ठीक है, 40,000 का आधा होता है 20,000। ठीक है, 20,000 होता है, लेकिन हमने देखा 45 पे जो आपकी लंबाई है वो 20,000 से ज़्यादा है, मतलब 40 के आधे से ज़्यादा, तो ऑब्वियसली ज़्यादा है, यानी आधी नहीं है। तो आधी कहाँ की होती है, 60 की होती है। कोसाइन 60 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, 1/2 यानी कि पृथ्वी का जो भूमध्य रेखा का आधा ये होगा आपका, ये होगा आपका 60 डिग्री अक्षांश पे होगा, ना कि 45 डिग्री अक्षांश पे होगा। अब लिखा पृथ्वी के दोनों अक्ष 23.5 डिग्री पर झुके होते हैं और स्वयं प्रति समानांतर भी हैं, स्वयं के प्रति समानांतर भी हैं। तो ये सही है आपका। तो वैसे ये वाला सही था, ये वाला गलत था, ये वाला सही है। अब चौथा भी देख लेते हैं। इसमें लिखा है अपसौर की स्थिति में 4 जुलाई की निकटतम तिथि को, मतलब ये 4 जुलाई को होता है अपसौर। ठीक है, तो जब सूर्य पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर होता है और अपसार के समय जो है पृथ्वी के परिभ्रमण की गति कम हो जाती है। ठीक है, यानी कि देखिए ये है आपका अर्थ, और इस तरह से सपोज कि अर्थ नहीं है, ये है सन सूर्य, और ये है अर्थ इस अक्ष पे घूम रहा है सपोज। तो अगर पृथ्वी यहाँ पे है यानी कि सूर्य से पास में, सबसे पास, ठीक है, तो इसको हम उपसौर बोलते हैं। और अगर पृथ्वी सबसे दूर है, ठीक है, तो हम अपसौर बोलते हैं, इसे सबसे दूर को अपसौर बोलते हैं। यही पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है, और यहाँ पे क्या होता है, पृथ्वी के जो परिभ्रमण की गति है वो कम हो जाती है, यानी जो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है वो उसकी जो गति है वो सबसे दूर जब सूर्य के रहती है तो वो कम हो जाती है। तो यहाँ पे क्या बोला था, अपसौर, यानी कि जब पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे दूर होती है तो इस अवस्था में पृथ्वी के परिभ्रमण की गति क्या होती है, तीव्र हो जाती है, नहीं गाइस, कम हो जाती है। तो ये भी गलत है हमारा। तो हमारा आंसर क्या है, पहला और तीसरा सही था, बाकी पहला और तीसरा सही है, बाकी सारे गलत है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ लिखे दिन रात जिस कारण होते हैं, दिन रात किस कारण होते हैं, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती है उस कारण से, यानी इसी को हम बोलते हैं परिभ्रमण। तो हम क्या बोलते हैं इसे, परिभ्रमण। चलिए इसमें लिखा है जब दिन रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती। देखिए गाइस, दिन रात की अवधि कहीं बराबर नहीं होती, सिर्फ एक जगह होती है, वो है विषुवत रेखा पर। यानी कि जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है ना विषुवत रेखा पर, तो दिन और रात क्या होती हैं, बराबर होते हैं। और ये सूर्य जो है विषुवत रेखा पर कब कब होता है, 21 मार्च को हमने देखा था, फिर यहाँ ऊपर जाता है जून में और वापस से सितंबर में नीचे आता है, यानी कि 23 सितंबर और 21 मार्च को जो है सूर्य हमारा कहाँ होता है, विषुवत रेखा पर होता है। ठीक है, तो ये है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, एक ही बात होती है। ठीक है, अब इसका सूर्य वर्ष में 2 बार, यानी कि 23 मार्च को है, 23 सितंबर को, सॉरी 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा ये भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। तो वर्ष की इन दो जो तिथि हैं, यानी कि डेट को पृथ्वी के दोनों गोलार्ध में क्या होता है, दिन और रात की अवधि क्या होती है, बराबर होती है, अर्थात 24 घंटे के दिन, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। अब लिखा है मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशिष्टता से होता है। देखिए हमने मौसम परिवर्तन भी देखा था। मौसम परिवर्तन 2 वजह से होता है, एक तो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ घूमती है उसकी वजह से होता है, ठीक है, और दूसरा किस वजह से होता है गाइस, कि जो पृथ्वी है सूर्य जो है 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, ये दोनों है, यानी कि जो पृथ्वी है 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, और जो दूसरा है कि वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो हमारा आंसर है ए और बी दोनों। तो ये पढ़ लीजिएगा गाइस, इसमें कुछ भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है कि मौसम बदलने का क्या कारण है, फिर वही क्वेश्चन आ गया, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना और अपने अक्ष पर झुका होना। देखिए पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी विशिष्ट बिंदु पर विचार कीजिए,
यानी कि हमने कोई एक पृथ्वी पर एक कोई जगह ले ली, कोई एक बिंदु ले लिया, जो कि मान लेते हैं यहाँ पे दिल्ली शहर है। तो इसमें क्या है, दिन में वहाँ का तापमान सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में क्या है, सर्वाधिक अधिक होता है। क्योंकि इसने कहा कि दिन के टाइम में क्या होता है कि गर्मियों में वहाँ का जो टेम्परेचर है सर्दियों की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, क्यों होता है भाई, क्यों होता है? क्योंकि आंसर है बी, यानी कि पृथ्वी पर गिरने वाले सूर्य की किरणें सर्दी में पृथ्वी के पृष्ठ की दिशा में अधिक झुकी होती है। मतलब गाइस, जब हम गर्मी की बात करते हैं तो जो सूर्य है वो आपका, सपोज हम भारत में हैं, यहाँ पे भारत, ठीक है, तो सूर्य भी आपका ऊपर की साइड है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में। कब? गर्मी के टाइम उत्तरी गोलार्ध में, और सर्दी के टाइम सूर्य कहाँ होगा? यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में। तो जब दक्षिणी गोलार्ध में होगा ना, तो दिल्ली में ना वो तिरछी किरणें पड़ेंगी। तो जब तिरछी पड़ेंगी ना किरणें, तो गाइस क्या होता है कि गर्मी कम लगेगी। लेकिन अगर सीधी सीधी सूर्य की किरणें सीधी सीधी पड़ेंगी तो गर्मी ज़्यादा लगेगी। ठीक है, तो बस यही बात इसने यहाँ पे कही है कि पृथ्वी पर गिरने वाली सूर्य की किरणें सर्दी में पृथ्वी के पृष्ठ, मतलब सर्दी में क्या है, झुकी होती है। झुकी क्यों होती है? क्योंकि सूर्य जो है आपका दक्षिणी गोलार्ध में, तो यहाँ से आपको झुकी हुई लगेंगी। लेकिन अगर उत्तरी गोलार्ध में सूर्य होता तो सीधी पड़ती, तो यहाँ ज़्यादा गर्मी लगती जब सीधी पड़ती तो। ठीक है, तो ये कहानी कुछ वही है जो हम बहुत देर से पढ़ते हुए आए थे। चलिए देख लेते हैं। तो इसमें लिखा है 23 से 21, 23 मार्च और सॉरी गाइस, फिर से पढ़ते हैं। तो 21 मार्च और 23 सितंबर की तिथि को सूर्य 2 बार जो है विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 मार्च से 23 सितंबर तक जो सूर्य है वो विषुवत रेखा और कर्क रेखा के बीच 6 महीने तक रहता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। तो उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की जो किरणें हैं वो तिरछी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है आपका उत्तरी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में उसकी किरणें पड़ेंगी तिरछी। अब लिखा है, अब उसी का उल्टा कर लेते हैं। तो 23 सितंबर से 21 मार्च तक, यानी कि 6 महीने तक सूर्य जो है विषुवत रेखा से मकर रेखा यानी कि दक्षिणी गोलार्ध के बीच में रहता है। मतलब दक्षिणी गोलार्ध में है ना मकर रेखा, तो विषुवत से मकर रेखा के बीच में रहता है। तो इस समय दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है, गर्मी होती है, और उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, सर्दी होती है। और उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, सूर्य की जो किरणें हैं वो दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में क्या होती हैं, तिरछी होती हैं। ठीक है, क्यों उत्तरी गोलार्ध में तिरछी क्यों होती है? क्योंकि सूर्य जो है दक्षिणी गोलार्ध में होता है। तो सूर्य की किरणें, अब लिखा, सूर्य की किरणों के तिरछेपन के कारण सूर्य के चमकने वाले गोलार्ध के विपरीत वाले गोलार्ध के ध्रुवीय क्षेत्र 6 महीने तक अंधेरे में। मतलब इसने कहा कि सूर्य की किरणें, जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में किरणें तिरछी होंगी। ठीक है, यानी कि सूर्य आपको यहाँ पे क्या होगा, आपको 6 महीने तक अंधेरा मिलेगा। यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित दिल्ली शहर में शीत ऋतु में सूर्य कहाँ होता है, दक्षिणी गोलार्ध में होता है। की अपेक्षा क्या है, ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक होता है। क्यों? क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में जो सूर्य है वो आपका उत्तरी गोलार्ध में ही रहता है, सर पे चढ़ा रहता है। ठीक है, इसमें लगा है, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम कर दी जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? तो गैस किस बात हुई, हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। ठीक है, मतलब जैसे कि ये बोला, ये है सन, ये है अर्थ। ठीक है, तो इसे एक चक्कर लगाने में लगता है 365 दिन, 365 दिन। अब यही जो है पास हो जाएगा, सपोज अर्थ यहाँ आ जाएगा, तो इसे एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, 365 दिन नहीं लगेंगे, उससे हमको कम लगेंगे। तो वही बोला, वर्ष की अवधि क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यदि पृथ्वी सूर्य के बीच की दूरी जो है 1/4 कम कर दी जाए तो सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले पृथ्वी की कक्षा छोटी हो जाती है। ठीक है, और पृथ्वी पर जो है 365 दिन का होने वाला वर्ष छोटा हो जाएगा। क्योंकि पृथ्वी की कक्षा छोटी हो जाने पर क्या है, सूर्य से वर्तमान दूरी से कम दूरी पर होगी। ठीक है, इसलिए पृथ्वी की गति जो है बढ़ जाएगी। पहले तो पृथ्वी की गति बढ़ जाएगी, और यही कारण है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों की परिभ्रमण गति घटती है। अब लिखा है, कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्व दिशा में छोड़े जाते हैं। देखिए, हमेशा पूर्व दिशा में नहीं छोड़े जाते हैं। जो सैटेलाइट है हम पूर्व दिशा में छोड़ते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। तो इसको ना कह देते, गलत है ऑलमोस्ट। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, और इसलिए उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। चलिए ठीक है, तो वैसे इसका जो आंसर है वो क्या है, आपका आर सही है और ए गलत है। देखिए, ए क्यों गलत है, हमेशा ऐसा नहीं होता, ये हमेशा ऐसा नहीं होता। ठीक है, और पृथ्वी, दूसरे में इसने कहा पृथ्वी इस तरह से घूमती है, चक्कर लगाती है। ठीक है, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, इसलिए हम इसे क्या पूर्व दिशा में छोड़ने की कोशिश करते हैं, छोड़ते हैं सैटेलाइट को, जिसकी वजह से उसे क्या मिल जाता है, निकास वेग मिल जाता है।
तो यह सही है कि अधिकांश जो कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से पूर्व दिशा की ओर प्रक्षेपित यानी कि लॉन्च किए जाते हैं, क्योंकि इससे उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। लेकिन हमेशा हमेशा और सभी उपग्रह जो है पूर्व दिशा की ओर प्रक्षेपित यानी कि नहीं छोड़े जाते हैं। ध्रुवों का चक्कर लगाने वाले जो उपग्रह होते हैं उसे या तो उत्तर दिशा में या फिर दक्षिण दिशा में छोड़ा जाता है। अब देखिए, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में घूमती है। ये भी हम पढ़ चुके हैं गाइस, कुछ नया नहीं है इसमें। और लिखा है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में जो आपका मेंटल के नीचे और कोर निम्नलिखित में से किस एक से बना है। तो गाइस कोर की बात हो रही है, तो ये है आपका दो चीज़ हमने पढ़ी थी, लोहा और निकल। किससे? लोहा और निकल से। ठीक है, यानी कि जो इसने कहा इनर कोर और जो मेंटल के बीच वाला एरिया है वो आपका निकल और लोहे से बना है, और जो मेल्टेड है यानी कि लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, तो कितने किलोमीटर का है? 2260 किलोमीटर का है। क्या? लिक्विड लेयर है ये, इसको हम बोलते हैं आउटर कोर। ठीक है, ये हो गया आपका, सपोज ये हो गया आपका इनर कोर, ये हो गया आपका मेंटल। तो ये जो बीच वाला एरिया है ना, इसको हम बोलते हैं आउटर कोर। ठीक है, तो इस एरिया में सबसे ज़्यादा क्या है? आयरन है, यानी लोहा और निकल है। ये कितना मोटा है ये कोर? आउटर कोर 2260 किलोमीटर। अब लिखा है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो हमने कब पढ़ा था? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे कब मनाया जाता है? वार्षिक आयोजन होता है इसका, 22 अप्रैल को होता है, पर्यावरण संरक्षण के लिए होता है। और सबसे पहले कब मनाया गया था? सब स्टार्ट कब हुआ? 1970 से स्टार्ट हुआ था। तो वैसे यहाँ पे वीडियो खत्म, मतलब चैप्टर खत्म हो गए। तो अगर आपको चैप्टर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करिएगा वीडियो को, और चैनल को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। और मेरी अगर स्पीड गई, अगर मेरी स्पीड जो है स्लो है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और एक तरीका ये है कि आप जो स्पीड है उसको 2x कर सकते हैं। मतलब जब आप YouTube पे देखते हैं तो यहाँ साइड में आपको वीडियो के 3 डॉट दिखाई देते हैं। जब आप 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे लिखा आता है स्पीड। स्पीड में स्पीड लिखी हुई आती है 0, यानी कि नॉर्मल। ठीक है, अब उसको बढ़ा सकते हैं, 0.5 कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, 1.5 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, यानी यहाँ बढ़ा सकते हैं। और कम भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है मैं बहुत तेज़ पढ़ाती हूँ तो आप उसको ही कम भी कर सकते हैं। ठीक है, आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। चलिए गाइस, यहाँ पे वीडियो को करते हैं एंड। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है, जैसे कि यहाँ लिखा है मंगल और दूसरा भी जो होगा, ठीक है, उसके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।